प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे छात्र छात्राओं, आज हम दास वंश के महत्वपूर्ण शासक मोइजुद्दीन बहराम शाह और अलाउद्दीन मसूद शाह के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा पहले ही बताया जा चुका है कि इल्तुतमिश के कई बेटे थे, लेकिन इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी अपनी बेटी रजिया को घोषित किया। लेकिन उस समय के अमीर और ख़ासकर के इस्लाम धर्म के धार्मिक गुरुओं ने इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी वाली बात को नहीं माना और रजिया को सुल्तान के पद से हटाने के लिए षड्यंत्र करने लगे थे। उसी समय जब रजिया तबर हिंद के दुर्ग में कैद कर ली गई थी, अमीरों के द्वारा तबर हिंद में कैद कर ली गई थी, उधर अर्थात अमीरों के द्वारा रजिया को तबर हिंद के दुर्ग में कैद कर लिया गया था। उसी समय दिल्ली के विद्रोही अमीरों ने इल्तुतमिश के तीसरे पुत्र मोइजुद्दीन बहराम शाह को मोइजुद्दीन के नाम से 21 अप्रैल 1540 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का या दिल्ली सुल्तान का सुल्तान घोषित किया गया। उसे इसी शर्त पर सुल्तान बनाया गया था कि वह सुल्तान तो रहेगा, लेकिन सुल्तान के पद का उपयोग नहीं करेगा, अर्थात उसे कठपुतली की तरह रहना होगा। ये अमीरों ने पहले ही मोइजुद्दीन बहराम साहब को बता दिया था कि आप सत्ता में तो सुल्तान के पद पे रहेंगे, लेकिन सुल्तान के पद का कार्यभार हम अमीर ही करेंगे। अर्थात बहराम शाह अमीरों की कठपुतली की भांति लगभग 2 साल तक शासन किया। बहराम शाह के समय वास्तविक सत्ता का केंद्र 40 अमीर गुटों के हाथों में था। 40 अमीर गुट का नेतृत्व इल्तुतमिश ने उस संगठन को खड़ा किया था, जिसे इतिहास में 40 तुर्कान चिहलगानी के नाम से जाना जाता था। इल्तुतमिश क्योंकि स्वयं गुलाम था, ये नहीं चाहता था कि कोई हमारी सत्ता को चुनौती दे, इसलिए अपनी शासन व्यवस्था को सुंदर ढंग से, सही ढंग से चलाने के लिए उसने 40 अमीरों के दल का संगठन बनाया था, जिसको बाद में बलबन ने भंग किया था। तो कहने के तात्पर्य है कि बहराम शाह के समय पूरी सत्ता यही तुर्कान चिहलगानी के हाथों में आ गई थी। तो 40 अमीरों के दल के संगठन का नेता एतगीन को बनाया गया था, यानी कि 40 अमीरों के गुट का महत्वपूर्ण नेता एतगीन था, यानी कि एतगीन ही बहराम शाह को नियंत्रण करता था। कैसे बहराम शाह को शासन चलाना होगा, यानी कि एतगीन के कहने पर ही बहराम शाह को चलना होगा।
बहराम शाह ने इसी समय एक नया पद नायम ए ममुलिकात का पद का सृजन किया। कौन सा पद है बच्चों? नायब ए मामूलिकात का पद का सृजन किया। अर्थात नायम ए ममुलिकात के पद का सृजन करने वाला पहला महत्वपूर्ण शासक मुइजुद्दीन बहराम शाह था। अर्थात यह पद सुल्तान के बाद सर्वाधिक महत्वपूर्ण था, यानी कि नायब ए ममुलिकात का पद सुल्तान के बाद दूसरा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वस्तुतः वास्तविक शासन शक्ति नायब ए ममुलिकात के हाथों में ही केंद्रित थी। इस पद पर सर्वप्रथम एतगीन की नियुक्ति की गई थी, जो 40 अमीरों के दल का संगठन था। इसका कहने का मतलब एतगीन ने पूरी पावर अपने हाथों में ले ली थी और बहराम शाह एक कठपुतली की तरह ही लगभग 2 साल 1240 से लेकर 1242 ईस्वी तक दिल्ली का शासन किया। अर्थात कहने के मतलब है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद या रजिया के बाद जब भी दास वंश के सुल्तान कमज़ोर पड़ गए, उस समय अमीरों ने अपनी सत्ता अपने हाथों में ले ली। यानी कि अमीरों के हाथ की कठपुतली बने रहे, उसी में से मुइजुद्दीन बहराम शाह थे। उसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण दास वंश में महत्वपूर्ण सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह का नाम आता है, जिसका पीरियड 1242 से लेकर 1246 तक माना जाता है। मसूद शाह को इसी शर्त पर सत्ता सौंपी गई थी कि वह नाम मात्र का सुल्तान रहेगा और वास्तविक सत्ता अमीरों के हाथों में ही रहेगी। जैसा कि वो बहराम साहब को जिस प्रकार से कठपुतली बनाया था, उसी प्रकार अमीरों ने अलाउद्दीन मसूद शाह को भी उसी तरीके से कठपुतली की तरह ही शासन करना होगा। उसे सुल्तान बनाने से पहले ही बता दिया गया था कि आप सुल्तान नाम मात्र का ही रहेंगे। अलाउद्दीन मसूद शाह ने उस समय अमीर ए हाजिब का महत्वपूर्ण पद बलबन को सौंपा। यही बलबन बाद में उत्थान करते हुए दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। कहने का मतलब अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से लेकर 1246 ईस्वी तक शासन किया। वह रुकनुद्दीन फिरोज शाह का पुत्र था। किसका पुत्र था? रुकनुद्दीन फिरोज शाह का पुत्र था। इसने सारी शक्तियां 40 अमीरों के दल के संगठन को सौंप दी थी और वह नाम मात्र का सुल्तान था। और उसने बलबन को अमीर हाजिब का पद भी सौंप देता है। और अलाउद्दीन मसूद शाह की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि सर्वप्रथम उसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम अब्बासी खलीफा अल मुस्तसिम बिल्लाह का नाम सिक्कों पर अंकित कराया। अर्थात अलाउद्दीन मसूद शाह अंतिम खलीफा अल मुस्तसिम बिल्लाह को अपने सिक्कों पर अंकित कराया। इसके समय में एक महत्वपूर्ण घटना और घटी। इसके समय में ही मलिक इज़्ज़ुद्दीन किसलू खां एक अमीर था, जिसका नाम था मलिक इज़्ज़ुद्दीन किसलू खां।
को उसने स्वयं को सुल्तान घोषित कर लिया था और उसके महलों पर अधिकार कर लिया था, लेकिन बाद में उसे नागौर का इक्ता देकर उसे संतुष्ट किया गया था। कहने का मतलब है कि उसे इक्ता दिया। इक्ता प्रथा जो है वो मोहम्मद गोरी ने प्रारंभ किया था। छोटे छोटे भूभागों को भागों में बांट करके वहाँ एक सैनिक शक्ति के द्वारा उसका नियंत्रण किया जाता था। हालांकि इक्ता प्रथा को मजबूती इल्तुतमिश ने ही प्रदान किया था। इस प्रकार से हम पाते हैं या हम कह सकते हैं कि रजिया सुल्ताना के बाद दो महत्वपूर्ण सुल्तान दास वंश या गुलाम वंश में मुइज़ुद्दीन बहराम शाह और अलाउद्दीन मसूद शाह हुए, जो दोनों अमीरों की कठपुतली बने रहे। 40 अमीरों के दल के सदस्य का नेता यतगीन था। यतगीन के इशारों पर इन सुल्तानों को चलना होता था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये नाम मात्र के सुल्तान थे। उसके बाद हम बलबन सुल्तान बनता था। ये एक महत्वपूर्ण सुल्तान था। इसके बारे में चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, इसके पहले हमने रजिया और कुतुबुद्दीन इल्तुतमिश के बारे में पढ़ाया और क्रम से पढ़ा होगा। ठीक है, अगले लेक्चर में हम बलबन को विस्तार से चर्चा करेंगे। आज इन दो सुल्तानों के बारे में ठीक से पढ़ें और उसके बारे में अध्ययन करें। धन्यवाद।